हर किसी को स्वतंत्रता है अपनी चॉइस करने की। और हम सब ह्यूमन बीइंग्स चॉइस करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये कर्मा डिसाइड करता है। कर्म ये कहता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका भुगतान भी यहीं करोगे, और बुरे कर्म करोगे तो उसका भुगतान भी यहीं करोगे। आप कर्म करे जाओ। जीत हर कीमत पे चाहिए? क्या जीतना ही सब कुछ है? बड़े प्रोडक्शन हाउस है अबदत्तिया, उन्होंने अभी खरीद ली हैं 3 किताबें, भेंडी बाजार, दूसरा और लिपस्टिक। तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कहते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस्ड, वो amazon प्राइम पे ओटीटी पे पहला सीजन आ जाएगा। मोर फॉर लेबलिंग कहाँ रखनी है किताब को? कहानी तो कहानी होती है। जो 3-4 चीजें मैं पहले करता हूं वो ये है कि क्राइम क्या होगा, दूसरा कि इसके सॉल्व कैसे होगा, फिर मैं डिसाइड करता हूं कि ये कहानी का इसमें नायक होगा या खलनायक होगा, ये इसमें कोर्ट केस है या ये सिर्फ चोरी है हाई स्टार्टिस्ट की तरह, या क्या करना है। नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ क्राइम लिटरेचर कहूं या पॉपुलर लिटरेचर कहूं या क्राइम फिक्शन कहूं, अपराध कथा के अंग्रेजी साहित्य के बड़े नाम विश धमीजा जी हमारे साथ हैं अतिथि के रूप में। विश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी, मेरे को यहाँ आने का आपने अवसर दिया, यही काफी है, सौभाग्य है। है। विश जी जो है अंग्रेजी के लेखक हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया बेस्ट पेज टर्नर, यानी इनकी किताबें एक बार उठाने के बाद आप उसे बिना पढ़े बिना खत्म किए छोड़ नहीं सकते हैं। अपराध कथाओं के अनूठे लेखक हैं। आपकी ये पुस्तक आई है देजा कर्मा। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे, इसी बहाने हमारी मुलाकात हुई है। आप इस पुस्तक के कवर पर लिखा है कि आप लड़ तो सकते हैं अपने भाग्य से, लेकिन उससे जीत नहीं सकते। मैं विश जी यहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को आप बातचीत से पहले थोड़ा सा आपका परिचय दूंगा, हालांकि हमारी बातचीत में भी वो बातें आएंगी। लेकिन विश जी अंग्रेजी के जाने माने लेखक हैं। इस पुस्तक से पहले, यानी देजा कर्मा से पहले, आपकी 11 के करीब पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनमें बहुत अलग तरह के नॉवेल्स जो क्राइम फिक्शन पे बेस्ड रहे हैं वो रहे हैं, जिनमें अनलॉफुल जस्टिस, द मोगुल, द हिस्ट आर्टिस्ट, भिंडी बाजार एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल रहा जो लगातार 10 सप्ताह तक अमेजन की टॉप रेटिंग में रहा है। पहला नंबर 1 बेस्ट सेलर रहा है। हार्पर कॉलिंस ने उसको प्रकाशित किया था। इसके अलावा लिपस्टिक दूसरा। ये किताबें रही हैं कानून पर आधारित, मतलब जो अपराध कथा और कानून की पेचीदगियां हैं उनके बीच के लेखक हैं। ये अपनी तरह का एक अलग क्षेत्र है। तो विश जी से जो बातचीत हमारी होनी है उसमें हम लोग जानेंगे कि इन्होंने अपराध कथा, एक तो क्राइम फिक्शन अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर और एक, मैं कहूंगा, जोखिम भरा लेखन है, उसमें भी एक लीगल क्राइम फिक्शन की तरफ उनकी रुझान कैसे हुई। इसके अलावा आपकी जो यात्रा है भारत से लंदन तक की, वो कैसे हुई, इनके बारे में जानेंगे। तो विश जी, पहले तो इसी से शुरू करते हैं। जो मेरा पहला सवाल था कि आपने कहा है कि आप कर्म से लड़ तो सकते हैं लेकिन उससे जीत नहीं सकते। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है और इस उपन्यास के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चूंकि इस नावल को पढ़ चुका हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि एक बार इस उपन्यास को उठाए जाने के बाद इसको रखना मुश्किल है, क्योंकि पहली पंक्ति से ही आप बांध देते हैं। तो पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं आपको थैंक यू इसके लिए। सर, थैंक यू सर। कर्मा का जो बेसिक, इंग्लिश हिंदी में बात करता हूं मैं, जी जी, हाँ प्रिंसिपल हाँ, है, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई वो दिक्कत ये है कि हर किसी को स्वतंत्रता है अपनी चॉइस करने की। और हम सब ह्यूमन बीइंग्स चॉइस करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये कर्मा डिसाइड करता है। तो आज आपके पास खुली छूट है, आप जो करना है, जो निर्णय लेना है ले लें,
लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो सबको अच्छी तरह पता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो देजा है, वो देजा वू है कि आपने सबने देखा हुआ है कि आप अपने कर्म से बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम, जैसा कि यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है जय सिंह, वो फिर भी करे जाता है जब तक उसे कर्मा धक्का नहीं लगाता। तो यही कहानी का सबसे छोटा सार यही है कि तुम कर लो जो करना है, यहां जीत जाओगे, वहां कर्मा बताएगा कि तुम्हें जीतना है कि हारना है। तो इतना भी नहीं है कि हारोगे, अच्छे कर्म करोगे तो जीत भी मिलेगी। कर्म ये कहता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका भुगतान भी यहीं करोगे, और बुरे कर्म करोगे तो उसका भुगतान भी यहीं करोगे। आप कर्म करे जाओ, भुगतान तो जो होगा वो होगा। कर्म करने में चॉइस है, भुगतान में आपकी चॉइस नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो आपने इसके प्रोलॉग में जिस तरह से लिखा है और जो वर्णन दिया है इसके नायकों का, हम्म। कथानकों का, जिस तरह से उसके जय के जीवन में खुद जो घटनाएं घटती हैं, हम्म। खासकर बचपन में जो हम्म। उसकी याददाश्त है, वह जिस रूप में, मैं पूरी कहानी नहीं दर्शकों के सामने हाँ रखना हाँ हाँ चाहता, हाँ। मैं चाहूंगा कि वो इस किताब को, उपन्यास को पढ़ें तो पाएं। हम्म। लेकिन क्या ऐसा कोई कथानक, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने अपने पिता की हिंसा, हम्म। घरेलू हिंसा का शिकार अपनी माँ को देखा, हम्म। और जब वह समझ पाता, जब तक होश संभालता, उसने अपनी माँ को एक हत्यारे के रूप में हम्म। देखा। तो मैं तो यहाँ कहूंगा कि जो उसका बचपन का जो स्थितियां हैं, हम्म। उनमें तो वो खुद ही पीड़ित है, भुक्तभोगी है। आ, हम्म। बाद के दिनों में ठीक है, वो एक इस तरह का बन जाता है जिसके लिए बाय हुक बाय क्रुक, और ऐसे वकीलों से हम लोग लगातार, वकील लोग, आपने आपने भी लिखा है कि हम्म। मैं भारत के वकीलों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, केवल वकील, मैं हम्म। बैरिस्टर और दूसरे काउंसलर इन टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ। और चूंकि आपकी दुनिया भर में किताबें बिकती हैं, देजा कर्मा जो है वह भारत में भी बिकेगी, इंग्लैंड में भी बिकेगी, अमेरिका में भी बिकेगी, और अंग्रेजी भाषी लोगों के बीच आप वैसे ही बेस्ट सेलर और पॉपुलर राइटर हैं। हम्म। तो आपने इस चीज की लिबर्टी थोड़ी सी ली है और पहले ही उनसे माफी मांग ली। हाँ, पहले ही। भारतीय समाज ऐसे तमाम वकीलों को जानता है, और तमाम हाई प्रोफाइल केसेस भारत में होते हैं, होते हैं। जानते हैं। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो कर्म की बात है, जब उसका बचपन है, उस कर्म में तो उसका कोई योगदान कुछ। नहीं है। हम्म। और जो भारतीय परंपरा है वो प्रारब्ध को ऐसी चीजों से जोड़ती है कि शायद इसके पूर्व जन्मों का हम्म। कर्म रहा होगा। तो आप का संदेश क्या था कि देजा कर्मा से आपने एक नायक को स्टेब्लिश किया, हम्म। उसकी सफलता की पूरी कहानी गढ़ी। हालांकि दर्शक इसको जब खरीदेंगे तो उनको पता चलेगा कि वह कितना बड़ा एडवोकेट है, हम्म। जिसने अपने जीवन में कोई भी केस हारा ही नहीं, हम्म। जिस भी केस को लेकिन लिया। जी। लेकिन वो नायक मैंने एस्टेब्लिश किया, लेकिन आप बोलते बोलते रुक गए, वो थोड़ा सा खलनायक भी है। वो मैं। जो पहला सीन था, जिस हिसाब जी। से उसने वो जीता था, वैसे आप जीतते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं तो जाके कर्मा आएगा, कहेगा ये गलत किया तुमने। वो कैसे, वो पहले सीन में मैंने उसे समझाया, सबको समझाने की कोशिश की कि वो जीतता है, लेकिन जीत हर कीमत पे चाहिए क्या? जीतना ही सब कुछ है? कहीं किसी अच्छे काम के लिए अगर हारना पड़े तो क्या वो अपने आप में अच्छे काम की जीत नहीं है? ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। आई माइट हैव फॉलन शॉर्ट भाई, कोशिश नहीं करता है नहीं, आदमी। नहीं नहीं विश जी, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने क्राइम फिक्शन लिखते हुए भी हम्म। कहीं से भी अपराध या जो समाज का जो नेगेटिव पार्ट है, जो ह्यूमन बिहेवियर का जो नेगेटिव पार्ट है, उसको हर जगह आपने ब्रेक करने की कोशिश की है कि आप अपनी सीमाओं को जानिए, और हम्म। अच्छे कर्मों का कहीं ना कहीं महत्व है। हम्म। आपने फ्रॉम द बिगनिंग, आप शुरुआत जहां से करते हैं, हम्म। वहां भी आपने, जिस सीन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, एक दो पेज में हम्म। की कहानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है हमारे दर्शकों को, हम्म। क्योंकि जो लोग क्राइम फिक्शन पढ़ते हैं उन्हें पता है कि केवल शुरुआत से कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता, हाँ। तो एक बड़ी सी कार में एक बहुत ही अपने ड्राइवर, अंगरक्षक मान लीजिए, उसके साथ एक वकील कह सकते हैं, पहुंचता है एक डॉक्टर के पास,
और वहां वो दाखिल होता है और सबसे आखिरी नंबर उसने ले रखा होता है हम्म। कि इस डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा और सबसे आखिरी में होऊंगा, आखिरी पेशेंट। और हम्म। रिसेप्शन पर जाता है, वो 15 मिनट वेट करने को कहा जाता है, वो वेट करता है और उसके बाद जब वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर पूछता है आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। वो कहता है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारा इस हॉस्पिटल को डोनेशन देना चाहता हूँ, इसको बिल्ड करना चाहता हूँ। वो कहता है भाई ये मैंने तो मांगी नहीं सहायता, तुम मुझे क्यों सहायता देना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम हमारे हमारा एक एक मरीज है जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, और वो बहुत हाई प्रोफाइल मरीज है, वो कुछ भी कर सकता है। ये डॉक्टर कहता है मेरे पास तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो। वो बोलता है नहीं, वो पेशेंट भर्ती होगा, तुम्हें उसको सर्टिफिकेट देना होगा, वो तुम्हें मदद करेगा। वो कहता है डॉक्टर कि मैं क्यों ऐसा करूं। उसके बाद यह सज्जन उस डॉक्टर का जो अफेयर था एक लड़की से जो उनकी बेटी से भी कम उम्र की होती है, उसके फोटोग्राफ्स रख देते हैं। और उसके बाद की कहानी के लिए आपको ये उपन्यास पढ़ना होगा। आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक ऐसा वकील जो लगातार अपराजित है, जो जिसके लिए हत्या, आरोप, किसी भी तरह के कर्म का कोई अर्थ नहीं, हम्म। उसके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि मैं कैसे जीतूंगा। उसकी कहानी के माध्यम से विश्व बार बार कर्म की महत्ता, अच्छे कर्म का अर्थ, और यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि केवल सफलता ही आपको जीवन में स्थापित नहीं कर सकती है। आपको सफलता पाने के साथ साथ, समृद्धि पाने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जीवन में जहां पहुंच रहे हैं वहां किस रास्ते से पहुंच रहे हैं, किस माध्यम से पहुंच रहे आपने सही पकड़ लिया। हैं। अब मैं आऊंगा कि आपने अपराध की, लीगल क्राइम फिक्शन की तरफ रुझान कैसे किया और लेखन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ। उससे भी पहले हम आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना हम्म। चाहेंगे, क्योंकि आपके जो पाठक हैं, रीडर्स हैं, उनको आपकी किताबें तो मिल जाती हैं। हम्म। जितनी भी किताबें जिनका मैंने नाम लिया, जिनका नहीं भी लिया, वो किताबें हमारे दर्शक देखेंगे स्क्रीन पर, उनको क्रोलर के साथ और पता चलेगा भी कि हम्म। कौन सी किताबें आपने लिखी हैं। तो आपके बारे में लेकिन उनको बहुत कम जानकारी होती है। जो छोटा सा परिचय है वो किताबों के बारे में होता है, ये होता है कि ये बेस्ट सेलर है, ये रैंकिंग है, ये ये कौन है? किताब। नहीं, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं पैदा हुआ अजमेर में, जहां मैं अभी बैठा हूँ। यहीं स्कूल किया, यहीं ग्रेजुएशन करी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने हम जोधपुर गए। उससे पहले मैंने एक साल लॉ में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था। लेकिन जब मैं अपनी उम्र बता रहा हूं, जब मैं लॉ करने गया था, आजकल बहुत लॉ प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए हैं, तब ज्यादातर लोग ये कहते थे कि आप लॉ तो कर रहे हो, करोगे क्या? क्योंकि काफी लोग लॉ में एडमिशन लेते थे और यूनिवर्सिटी में रहते थे लाइब्रेरी यूज करने के लिए। जब तक वो RAS IAS के एग्जाम दे रहे होते थे तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मिलती थी। तो लॉ को एक बहुत प्रोफेशन नहीं, कम माना जाता था। आज की तारीख में तो लॉ 12वीं के बाद ही 5 साल का कोर्स होता है। डिफरेंट हो गया सर्कमस्टांसेस। फिर किसी ने बताया कि एक MBA नाम की चीज होती है, तो हम वो करने चले गए जोधपुर। वहां किया, वहां से नौकरी भी मिल गई, जिंदगी आगे चलती चली गई। फिर वो होता है ना, शादी हो गई, फिर आप इस नौकरी में फंस गए, फिर उसकी चेष्टा, फिर उस टीवी की चेष्टा, फिर उस गाड़ी की चेष्टा, जिंदगी चलती चली गई। फिर किसी ने बताया कि अगर आप बाहर से MBA कर लो तो आपको यहाँ पे और भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो हमने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो US में हमें वीजा नहीं दिया गया था तब, UK चले गए, वहां वहां कर लिया। जब MBA खत्म हुआ, दूसरा MBA, तब इतने पैसे लग चुके थे कि हमने कहा 2 4 5 साल काम कर लेते हैं, पैसे तो बन जाए। आप भाई, 70 रुपए का था डॉलर पाउंड, तो जी। इकट्ठे करके ले गए थे हम तो। फिर मैंने 2008 में कोशिश करी कि मैं वापस भारत आ जाऊं, और यहाँ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट से भी मिला। पर उन्होंने कहा कि आपका कोई रीसेंट देश का एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर वो धोबी का गधा घर का घाट का। तो हमने कहा चलो घाट पे रहते हैं अब, जो हो गया वो हो गया। वो कहते हैं ना, खान दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसका तो वही भाग्य, वही कर्मा, जो थिया था वो हो गया। फिर मैंने कहा चलो कहानी लिखते हैं। तो पहली कहानी मैंने लिखी 2008-9 में।
वो तब मेरा यही विचार था कि एक कहानी लिखूंगा, एक पुस्तक छप जाएगी, तो मैं मर भी गया तो एक किताब तो है हमारे नाम की, भाई हमारे पे तो कोई लिखेगा नहीं, हम ही लिख देते हैं। 2010 में छपी, और मैंने सोचा हो गया काम, बकेट लिस्ट में टिक कर दिया। पर फिर वो बिकनी बंद नहीं हुई। आज वो 35वीं या 40वीं प्रिंट में है सृष्टि के पास। तो फिर लोगों की चिट्ठियां आने लगी कि अगली कब आ रही है, अगली तो कब आ रही पहली किताब कौन सी थी? है। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। वो सृष्टि पब्लिकेशन है जिन्होंने हमें मौका दिया। जयंदा बहुत ही सबको देते हैं, बहुतों को मौका देते हैं। ही जी इज अ जी। वेरी लार्ज हार्टेड मैन, वो रिस्क लेते हैं सब पे। सृष्टि पब्लिकेशन। जी फिर जी। मैंने कहा दूसरी छापते हैं। फिर 2014 में दूसरी आई, बेटी बाजार। फिर फिर उसके बाद से मैं रेगुलर रहा हूं उसमें। ये वो भिंडी बाजार का जो नायक हैं। डीसीपी फरेरा। जी। आ, ये आपको कैसे दिमाग में आया कि मैं भिंडी बाजार पे ही करता हूँ? और ये तो काफी पॉपुलर, और फरेरा भी काफी फरेरा जो है, रीटा फरेरा काफी पॉपुलर नाम रहा है पूरे देश में। हम्म। तो ये दिमाग में कैसे आया कि नहीं मैं इन पे करता? तो भिंडी बाजार मैं आपको कभी भिजवाऊंगा। उसमें कहानी में ये था कि उसका जो विलन था वो इतना स्ट्रांग था कि मेरे को पता था कि अगर मैंने सामने बड़ा हीरो या हीरोइन नहीं रखा तो स्टोरी विलन ले जाएगा। इसे जैसे कि वो, अब मैं आपको एग्जांपल, अगर अमरीश पुरी को विलन बनाओगे तो अमिताभ बच्चन तो चाहिए ना साथ में। अमरीश पुरी के सही। सामने आप मेरे को तो खड़ा कर नहीं सकते। तो विलन जितना बड़ा हीरो, तब मेरा कोई विचार नहीं था कि वो नायक होंगी कि नायिका होंगी। लेकिन मेरे को लगा कि एक टफ नायिका डीसीबी फरेरा उसका रोल अच्छा कर सकती है। और काफी अद्भुत बात थी, आजकल की तारीख में तो काफी पुलिस ओटीटी पे भी लेडी ऑफिसर्स हैं। और वो काफी चला। और हमारे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस है अबदत्तिया, उन्होंने अभी खरीद ली हैं 3 किताबें, भेंडी बाजार, दूसरा और लिपस्टिक। तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कहते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस्ड, वो Amazon प्राइम पे ओटीटी पे पहला सीजन आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो इसके थैंक लिए, यू सर। ताकि आपके दर्शकों को देखने को मिलेगा। हम्म। और एक बड़ा वर्ग, निश्चित रूप से अभी ओटीटी पर एक बड़ा माध्यम है, तो हम्म। मनोरंजन के साथ साथ। तो आपको ये आखिर कब, अभी आप मैनेजमेंट के साथ साथ लिख रहे हैं या फुल टाइम लेखक? तो मैं 2018 तक नौकरी कर रहा था फोर्ड मोटर कंपनी में। फिर मेरे को लगा कि अब नौकरी काफी हो गई, मैं घर बैठ के लिखूंगा। लेकिन वो क्या है कि आप तो जानते हैं, लिखाई ऐसा काम नहीं है कि रोज सुबह 9 बजे शुरू की जाए और 5 बजे खत्म की जाए। तो कई दिन मेरी मोहतरमा जाती थी काम पे और मैं 12 बजे तक बियर पी लेता था। आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ करो। तो मैंने कहा क्या करूं जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। तो मैंने एक प्री स्कूल खरीदा। ये कोस्ट पे है, about 60 मील है मेरे घर से। जो बच्चे आते हैं 6 महीने से 4 साल तक के, पूरा स्टाफ था, पूरी बिल्डिंग थी, सब था। मैंने अपना सारी लाइफ की पूंजी लगा के बैंक से लोन लेके 2019 में वो स्कूल खरीदा। और मैं आपको बता सकता हूँ उससे ज्यादा खुशी जब आपको बच्चे हंसते हुए दिखते हैं और वो पास आउट होते हैं और बाय बाय करते हैं और थैंक यू करते हैं, उससे बड़ी खुशी नहीं है कि बच्चों का आप कुछ कर रहे हो। तो वो मैं करता हूँ, पर मैं हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ। बाकी पूरी टीम है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है। बाकी टाइम मैं लिखता हूँ। तो आधा आधा टाइम डिवाइड करता हूँ। तो विश जी, ये बताइए कि क्राइम की तरफ आपकी रुझान कैसे हुई? क्योंकि क्राइम फिक्शन अपने आप में एक अलग तरह का है। ठीक है, आपको लिखना था, आपने सोचा हम्म। कि ये मैं लिख देता हूँ। हम्म। लेकिन क्राइम की तरफ कैसे बढ़े? और उसमें भी आपने फिर लीगल क्राइम, मतलब आप और स्पेसिफिक जोनर में जा रहे हैं, जिसमें जो भारत में, खासकर हिंदी में तो नहीं देख रहा हूं मैं कि किसी ने उस तरह से लीगल और क्राइम को मिक्स करके किताबें आई। तो आप इस तरफ कैसे आए? तो लीगल की 4-5 हैं, बाकी पूरी क्राइम की है। बट मैं बताता हूं कि ये बिना मेरे रियलाइज किए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और ये बहुतों के साथ होगा जब आप अपना पीछे जाएं मेरी उम्र से। मतलब आप तो जवान लग रहे हैं। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो फैंटम कॉमिक थी। एक फैंटम की इंद्रजाल कॉमिक आती थी, याद है आपको इंद्रजाल हाँ कॉमिक? हाँ, याद है, एकदम अच्छी तरह याद। वो क्राइम फाइटिंग थी। टार्जन पढ़ते थे, क्राइम फाइटिंग थी। मैंड्रिक पढ़ते थे, क्राइम फाइटिंग थी। फिर थोड़े बहुत जब थोड़े पैसे आ गए, टिंटन खरीद ली, वो भी क्राइम फाइटिंग थी।
फिर जब वो सीक्रेट 7 पे गए, वो भी क्राइम था, फेमस। तो बिना रियलाइज किए हमने सारी उम्र क्राइम ही पढ़ा था। तो जब लिखने बैठे तो वही निकलना था। मैंने ये नहीं सोचा था मैं क्राइम लिखूंगा। देखो, जॉनर जो होता है ना, मेरे हिसाब से वो मोर फॉर लेबलिंग कहाँ रखनी है किताब को। कहानी तो कहानी होती है। अब जैसे आप म्यूजिक खरीदने जाओ कि भाई क्लासिकल चाहिए या जैज चाहिए या वो चाहिए, आप तो मैं तो कहानी लिखता हूँ, वो क्या बनेगी। और वो लार्जली, क्योंकि क्राइम एक अच्छा हुक दे देता है पहले कि भाई क्या हुआ और कैसे सॉल्व होगा, तो मेरे को उसमें चेष्टा आई, तो मैंने कहा वही लिखता चला जाऊं। फिर लीगल का ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं लॉ करने गया था और नहीं कर पाया, तो कई बार वो एक छोटी सी कंकर रह जाता है दिमाग में कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाया। तो मैंने कहा मैं लिखता हूं। फिर मेरे साथ मेरा सौभाग्य ये है कि जबकि मैं 1 साल के बाद चला गया था, मेरे कुछ सहपाठी थे जो रहे और उन्होंने लॉ भी किया और उन्हें प्रैक्टिस भी करी। तो मेरे को एक बहुत अच्छा मिल गया कि मैं किसी को भी फोन उठा के अपने सहपाठी से पूछ सकता था कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये गलत है कि सही है। बस ये समझ में आ जाए और कौन सा सेक्शन लगाना है, बाकी कोर्ट फॉर्मेलिटी तो चलेगी। प्लस मैं लोगों को समझाता हूं कि लीगल इसलिए भी चलता है कि अगर आप और मैं डॉक्टर के पास जाएं तो कमरे में बंद करके बात होती है। जब केस होता है तो ऑडियंस होती है। इसका मतलब लोगों को पसंद है कोर्ट में बैठकर कोर्ट रूम देखना। तो इसकी कहानी भी चल सकती है। फिर दुनिया भर में तो एग्जाम्पल है ही, जॉन ग्रिशम, स्कॉट ट्यूरो, पेरी मेसन की लीगल थ्रिलर्स चलते ही हैं। तो मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट मैं बदौलत आपने कामयाब हो गया। फेल भी हो सकता था, चल गया। कैसा लगता है जब आपको भारत का जॉन ग्रिशम कहा जाता है या पेज टर्नर कहा जाता है या बेस्ट सेलर का जो खिताब मिलता है, और घर के लोग, खासकर आपके परिवार के लोग जो अजमेर में हैं, वो इसे किस रूप में लेते हैं? और क्या जिन बच्चों को आप जिनकी केयर कर रहे हैं लंदन में, जिनके लिए आपने इस एक स्कूल खोला है, क्या उनको पता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो राइटर है और बड़ा राइटर है? सर, बच्चे तो 4 साल के नीचे हैं, उन्हें तो पता नहीं। लेकिन माँ बाप को लगता है कि भाई कुछ भी कहो, पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा नहीं है कि दुकान चला रहा है, दिल से स्कूल चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका किताबों में इंटरेस्ट है। तो मैंने स्कूल में पेरेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी भी खोली है। और मैं कभी नहीं कहता कि इसके पैसे तो आप ले जाओ, पसंद आए, मेरी नहीं, सारी किताबें उसमें ले जाओ, पढ़ के वापस दे जाओ, आपको अच्छी लगे आप कोई दूसरी दे जाओ। मैं कोई हिसाब किताबों में कभी हिसाब नहीं रखता। क्या आपको बात! चाहिए आप ले जाओ, आपने पढ़ी वही बड़ी बात है। तो वो लाइब्रेरी भी है। और घर वाले भी पहले उन्होंने सोचा कि क्या मतलब कहानी वानी लिख रहा है, ये होता है ना कि क्या करेगा, एक कहानी लिख ली। पर धीरे धीरे उन्हें विश्वास हुआ कि ये तो और लिख सकता है, ये तो कहानीकार ही है। तो अब तो खैर 12-13 साल हो गए, तो अब तो समझ में आ गई कि कहानी लिखता है। तो वो मेरा एक कॉलिंग जिसे कहते हैं। प्लस अपना काम भी करता हूँ और गोल्फ भी खेलता हूँ, तो मैं काफी चीजें कर लेता हूँ। आपके बताओ। प्रिय लेखक कौन से हैं? आपको अगर मैं पूछूं कि आप अपने लेखकों को कैसे चुनते हैं, नंबर एक। और दूसरा, क्या इस लिखने के दौरान, ये उपन्यास जो आप लिख रहे होते हैं, उस दौरान कुछ किताबें पढ़ते हैं, या इसकी तैयारी कैसे करते हैं? कथानक कैसे अपना चुनते हैं? कि जैसे आपने मान लीजिए जय सिंह को चुना, तो उसकी वजह क्या थी? मतलब नाम कैसे, करेक्टर का नाम कैसे चुनते हैं, किताब का नाम कैसे चुनते हैं, और इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या पहले कोई खाका दिमाग में बना लेते हैं, या लिखने के दौरान वो डेवलप होता जाता तो जो 3-4 चीजें मैं पहले करता हूं वो ये है कि क्राइम क्या होगा, दूसरा कि इसके सॉल्व कैसे होगा, फिर मैं डिसाइड करता हूं कि ये कहानी का इसमें नायक होगा या खलनायक होगा, ये इसमें कोर्ट केस है या ये सिर्फ चोरी है हाई स्टार्टिस्ट की तरह, या क्या करना है। उसके बाद मैं फिर नायक को बनाता हूं या नायिका को। और फिर एक बार आपने नायक बना दिया कि ये जयसिंह जी हैं, तो आपने बता दिया जयसिंह जी तीर चलाते हैं, जयसिंह जी चेस खेलते हैं। फिर आपको कहानी जयसिंह सिंह के हिसाब से चलानी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि अब सडनली ये कारें चलाने लग गए। तो वो जयसिंह को मैंने बनाया ही खलनायक, तो वो अच्छे काम कर ही नहीं सकता था। अच्छे काम तब करेगा जब धचका लगेगा, और धचका लगता है, वो तो मैं बताने नहीं चाह रहा, कहानी है? जी आपको। जी, मैं इसीलिए तो तो। एकदम बदलने के लिए तो कोई धचका देना पड़ेगा, वो दे दिया हमने। पर नाम का ऐसा है कि मैं नाम ज्यादातर ऐसे रखना चाहता हूं जो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो लोगों को पढ़ने में या प्रोनाउंस करने में कहीं भी। तो अगर इस नाम को आप
अमेरिका ले जाओ तो भी जय सिंह को डिफिकल्ट नहीं होगी। जहां पे जरूरत होती है कि बहुत ही आप गांव से आदमी लाए हो, तो नाम फिर उसका वैसा ही सूट करता है। पर नाम मैं जनरली ऐसा रखता हूं कैरेक्टर्स का कि सब उसे समझ सकें और रिलेट कर सकें। और कहानी का नाम पे मैं बहुत टाइम लगाता हूं, तो या तो वो सिचुएशन की हो, जैसे इस पे मैंने सोचा कि क्योंकि कर्मा डिसाइडेड होता है तो वो तो वापस आएगा, तो देजा वू और कर्मा को मिलाया। भेंडी बाजार इसलिए नाम था क्योंकि उसमें काफी पोर्शन किताब का भेंडी बाजार में है। दूसरा इसलिए था क्योंकि वो एक बॉल होती है ना, स्पिन, एक गुगली होती है, एक दूसरा होता है, उसमें ट्विस्ट ऐसा है कि दूसरा है। लिपस्टिक में लिप किलर लिपस्टिक लगाता था। तो ऐसे मैं नाम चुन चुन के ढूंढता हूँ। हाँ, लेकिन वो इसमें एक अनलॉफुल जस्टिस बड़ा ही मैं कहूंगा कि अलग तरह का नाम है, क्योंकि जस्टिस है अगर तो अनलॉफुल कैसे हो, और अनलॉफुल हुआ तो जस्टिस कहाँ हुआ। तो मैं वही कई बार बात करता हूँ कि हर सिन अपराध नहीं होता, हॉरर अपराध सिन नहीं होता। कई बार जिसको कानून गलत मानता है, वो जरूरी नहीं कि वो मैंने कोई सिन किया है। भाई कानून के हिसाब से तो 3 जने मोटरसाइकिल पे अपराध है, पर खुदा की आंखों में तो वो कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे ऐसे वही। और लीग और आप कानून के हाथों में टैक्स बचाते हो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप मॉरल उस पर देखो कि आप टैक्स जो बचा रहे हो वो एक्चुअली गरीब का पेट कट रहा है। सो सिन और क्राइम में फर्क है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं उसमें मैसेज है कि बात गलत है लेकिन बात फिर भी सही है, कि मे बी लीगल उसे नहीं मानेगा लेकिन बात सही हुई है। तो वैसा मैंने समझाने की कोशिश करी। कोशिशें मैं करता रहता हूं। हाँ, आपके प्रिय लेखक कौन से हैं? क्या कुछ लोगों को आप पढ़ने के दौरान, अपनी किताबें लिखने के दौरान पढ़ते हैं? और अगर वो पढ़ते हैं तो किस तरह का लेखन होता है? क्या केवल क्राइम फिक्शन पढ़ते हैं या दूसरी किताबें, दूसरे तरह की किताबें भी पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ता तो मैं क्राइम फिक्शन ही हूं, लेकिन मैं जैसे अगर मैं लीगल थ्रिलर लिख रहा हूं इस समय, तो मैं जो भी चुन के लाऊंगा वो जास्ती लीगल थ्रिलर्स ही होंगी। अगर मैं कोई सीरियल किलर का लिख रहा हूं तो मैं सीरियल किलर की किताबें पढ़ता रहता हूं। उससे क्या एक माहौल सा बन जाता है, और अगर आप कुछ भूल रहे हो तो उससे उससे क्लिक होता है कि अरे हाँ, ये मैं भूल गया, कि ये ऐसे ऐसे कनेक्शन बिठाना है। उससे आदमी सीखता ही है किसी से भी। मेरे फेवरेट ऑथर आज की तारीख में है माइकल कॉनली। उनका शो बॉश amazon प्राइम पे है। उनका शो लिंकन लॉयर भी amazon प्राइम पे है। और मेरे हिसाब से वो क्राइम राइटिंग जीनियस है। उनकी कोई 30-31 किताबें हैं, और 2 ही हीरो हैं उनके, तो वो सीरीज ही चलाते हैं लंबी लंबी। मैं बहुत रिकमेंड करूंगा उन्हें, अगर आप क्राइम में दिलचस्पी रखते हैं तो। माइकल कॉनली। क्या हिंदी में भी किसी अपराध कथा लेखक को आपने पढ़ा है? मैंने मिस्टर सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ा है। मेरे काफी अजीज हैं वो। मैं दिल्ली में कई बार उनसे मिलता भी हूँ। सुरेंद्र मोहन पाठक जी अब तो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर कभी नोएडा जाना होता है तो मैं हमेशा उनके ऑफिस में जाके बैठता हूँ, गप्पे लगती हैं दिल से। अभी भी वो हमारे जितने ही जवान हैं। एंड खुदा करे उन्हें, उन्होंने कोई 300-350 किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों पे चर्चा होती है जब मैं जाता हूँ, काफी बैठता हूँ उनके साथ। वो उनकी कुछ किताबें उन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवाद करी है, खुद ही करते हैं, तो वो मैंने पढ़ी है। अच्छी बात है। सुरेंद्र मोहन पाठक जी हमारे भी प्रिय हैं और लगातार आते रहे हैं। और जिस स्टूडियो में हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनमें जो तस्वीरें लगी हैं कुछ साहित्यकारों की, लेखकों की, उसमें सुरेंद्र मोहन पाठक जी की भी तस्वीर लगी है। और हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर संजीव पालीवाल, हम्म। उन्होंने पाठक जी को पढ़ के खुद भी 2 क्राइम फिक्शन उन्होंने पिछले दिनों हम्म। लिखा था, नैना और पिशाच के नाम से। हम्म। तो उन्होंने काफी कई पीढ़ियों को मैं कहता हूं कि हम्म। प्रभावित किया है। आपकी यह बातचीत मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी को भी सुनवाऊंगा। उनको जरूर कहना आपका जो आपका बेटा मिला था जो मेले में बिछड़ गया है, वो तो बेटा ही मानते हैं। जो मेले में अच्छा, बिछड़ा था अभी भी ढूंढ रहा है आपको। वीर जी, मैं एक मेरा ये आखिरी सवाल है कि ये जो देजा कर्मा के बाद अभी आप क्या लिख रहे हैं? और दूसरा ये है कि क्या क्राइम फिक्शन को जब सीरियल में लाया जाता है, उस पर सीरीज बनाई जाती है, तो उसका जो बेस कैरेक्टर्स है
या जो बेस मैसेज है, जैसे मान लीजिए इस किताब को पढ़ते हुए मैं ये समझ सकता हूं कि कर्म की क्या भूमिका है जीवन में, लेकिन अगर इसको विजुअलाइज किया जाए, सीरियल बनाया जाए, तो क्या इसी रूप में वह मैसेज कन्वे हो पाएगा? सर, मेरे हिसाब से हो पाएगा, क्योंकि मैंने एक दो स्क्रीन प्ले देखे हैं। वो लोग काफी मेहनत मशक्कत करते हैं, और बिकॉज अलग तरीके की लेखी है, वो मेरी मानिए, बोलना नहीं चाहता, मेरे से बेटर स्क्रीन पे हो सकती है, बिकॉज विजुअल माध्यम अपने आप ज्यादा समझा देता है किताब से। प्लस उसका ऑडियंस भी हमारे से 100 गुना बड़ा है। तो बेशक कर पाएगा, बेशक कर पाएगा। और अगली किताब मेरी है डायरी ऑफ अ कॉन मैन। वो थोड़ी सी मजाकिया टाइप है, वो कहानियां बनाता रहता है और कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो भी स्लाइटली एंटी हीरो है, खलनायक टाइप। और उसमें भी मैसेज निकलेगा एंड में। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आभार। जी। ऐसे ही आप लिखते रहें। और एक बड़ा, मैं कहूंगा कि क्राइम फिक्शन का जो मार्केट है, बाजार है, मैं एक चीज और चाहूंगा कि आपकी किताबें हिंदी में भी आएं, क्योंकि सुरेंद्र मोहन पाठक जी, आपने कहा उम्र के हिसाब से बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, और एक बड़ा पाठक वर्ग हिंदी जगत में भी है। और आपका जो कथानक है, आपके जो उपन्यास हैं, वो बहुत अलग तरह से कहानियों को इस्टेब्लिश होती हैं। इसमें पात्र अलग तरह से हैं, घटनाएं अलग तरह से घटती हैं, और बहुत तेज घटती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हिंदी में भी ये किताबें आए। क्या ये बिल्कुल। इनमें से कुछ किताबें हिंदी में आई हैं? नहीं, मेरी एजेंट जो है जयपुर में सियाही, उनसे किरियों की बात चल रही है। और मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक कुछ एक दो किताबों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। मेरी पूरी उम्मीद है कि वहां भी जल्दी करें। वो बात हुई थी मेरी अभी जयपुर में, उनकी कुछ पब्लिशर से बात चल रही है, तो आनी चाहिए जल्दी। चलिए, बहुत बहुत मैं भी बहुत खुश धन्यवाद। होगा। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। और फिर मिलते हैं कभी, आप दिल्ली आए तो स्टूडियो में। आप डेफिनेटली, डेफिनेटली। नमस्ते। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू।